हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हमारा किसके ऊपर होने वाला है? ये चैप्टर है हमारा कि ऐसा कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हम समझेंगे कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व हुई है। हमें पता है कि हाँ ठीक है, अब सबसे पहले कंप्यूटर्स बने, ठीक है, उसके बाद नेटवर्क किस तरह से इवॉल्व हुआ, टेक्नोलॉजी कैसे कैसे बढ़ती गई। पर अब अगर हम देखें तो फ्यूचर में भी हमें पता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ती ही जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि अब लोगों इसका इंटरनेट का यूज़ करना या अपने फ़ायदे के लिए नेटवर्क का यूज़ करना बंद कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें और ज़्यादा इवॉल्व होती जाएंगी। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या होने वाले हैं, यानी कि इन फ्यूचर और चीज़ें क्या बेहतर होने वाली हैं, क्या क्या चीज़ों में एवोल्यूशन में देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ें अभी हैं एग्जिस्ट करती हैं वो और ज़्यादा इवॉल्व होंगी। और साथ ही साथ में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ नई चीज़ें भी ऐड ऑन होती रहेंगी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन के अगर पढ़ना स्टार्ट करूँ तो क्या दिया है? Computers have been around for quite some time now. New technologies and initiatives emerge with each passing day in others to understand the existing technology and have a better view of the development around us. We must keep an eye on emerging trends. Many new technologies are introduced almost every day. Some of these do not succeed and fade away over time. Some of these new technologies prosper and persist over टाइम। यानी कि इसमें क्या बोला है? अच्छा, गेनिंग अटेंशन फ्रॉम यूजर, यानी कि सब बोला है कि जैसा हमने देखा कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो कुछ टाइम पहले आए, उसके बाद जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं ये सब क्या हुई? इमर्ज होना स्टार्ट हुई। और हर दिन जैसे जैसे जाता रहता है कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है ना। तो अगर हम देखें कि अगर हमें ध्यान रखना है कि इमर्जिंग ट्रेंड्स कौन सा, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट इन्होंने क्या बोला कि हर दिन कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। कुछ चीज़ें जो है, अगर कुछ न्यू टेक्नोलॉजी, मान लो कि आज कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई, अगर वो यूजर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो लोग क्या है उसका यूज़ करते हैं और उसको लोग लॉन्ग टर्म के लिए क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाइप पे रखते हैं और उसको मतलब काफ़ी अच्छी इज्जत मिलती है। पर मान लो कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई और उसके बाद वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लोगों को ज़्यादा पसंद भी नहीं आई, उसको यूजर्स को ज़्यादा पसंद भी नहीं आई, तो वो क्या है, टाइम के साथ फिर वो खत्म हो जाती है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही है वो डिपेंड करता है कि यूजर्स को अच्छी लगती है या नहीं, यानी कि हम जैसे लोगों उसको यूज़ करना पसंद करते हैं या नहीं। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स इसके ऊपर क्या है, ज़्यादा बेस्ड है। इमर्जिंग ट्रेंड्स आर स्टेट ऑफ द आर्ट technology which gain popularity and set a new trend among users. In this chapter we will learn about some emerging trend that will make a huge impact in the future on digital economy and interaction of digital societies. यानी कि इसमें क्या बोला कि यहाँ पे बोला कि जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं वो क्या है, टेक्नोलॉजी का एक आर्ट है कि क्या नई नई चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो ये एक आर्ट हो गई। और ये पॉपुलैरिटी कैसे गेन करती है? जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है, कुछ भी हो, चाहे वो AI हो जैसा चल रहा है, बहुत ज़्यादा हाइप पर है, जैसे कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा हाइप पे रहता है कि CS लोगों को करनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें इमर्जिंग ट्रेंड्स पे रहती हैं। और ये ज़्यादा पॉपुलैरिटी कैसे गेन करती हैं? ये ट्रेंड्स, जो ट्रेंड नया भी चल रहा है और पॉपुलैरिटी गेन करेगा, वो इस तरह से गेन करेगा कि यूजर को कितना पसंद आ रहा है। यूजर को पसंद आ रहा है तो पॉपुलैरिटी गेन करेगा, नहीं पसंद आ रहा नहीं गेन करेगा। तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ अपने जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका इम्पैक्ट इन फ्यूचर क्या होने वाला है, किस तरह से जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है, जो ई इकोनॉमी है, वो किस तरह से इम्पैक्ट होगी, और जो हमारी डिजिटल सोसाइटीज बिल्ड हो गई हैं ये किस तरह से इम्पैक्ट होंगी। तो अब पढ़ते हैं अपना AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब AI को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मैप इन योर स्मार्टफोन आर एबल टू गाइड यू टू टेक द फास्टर रूट टू योर डेस्टिनेशन बाय एनालाइजिंग रियल टाइम डेटा सच एज ट्रैफिक कंजेशंस ऑन अपलोडिंग अ फोटो ऑन अ सोशल नेटवर्क site? Has it ever happened that your friend in the photograph were recognized and tagged automatically? These are some of the example of application of AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, उन्होंने पहले क्वेश्चन पूछा है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना कोई रूट अपने मैप पे डाला हो और आप जैसे फास्टेस्ट रूट जब हम चेक करते हैं तो उसने आपको एक फास्टेस्ट रूट बताया हो कि अब उसने सब कुछ देख के बताया कि यहाँ पे आपको जो है थोड़ी सी ट्रैफिक मिल सकती है, इस तरह नहीं मिलेगा, आपने उसको रूट मिला, आपको मैप ने आपको रूट बता दिया हो। या फिर ऐसा कभी हुआ है कि आपने सोशल मीडिया पे अपनी कोई पोस्ट जो है, आपने कोई फोटो पोस्ट करी और उसमें आपके साथ का जो बंदा है, वो आपका फ्रेंड जो है, वो ऑटोमेटिकली टैग हो गया हो। तो ये सब क्या है? ये सब है कि AI के थ्रू क्या हो रहा है, ये सारी चीजें परफॉर्म हो रही है। ये कैसे परफॉर्म होती है हम पढ़ेंगे। पर ये क्या है कि ये जो फैसिलिटीज हमें मिल रही है, टेक्नोलॉजी का यूज करना, इंटरनेट का यूज करना, और ये किस तरह से चीजें जो परफॉर्म हो रही है, तो ताकि हमें ये टेक्नोलॉजी तो है कि मुझे अपना रास्ता जानना था, मुझे पता चल गया, मैंने किसी से पूछा भी नहीं, सिर्फ अपने फोन में अपना डाला एड्रेस और मेरे को सब कुछ सारी
इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो ये टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के थ्रू ही हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये एग्जांपल है हमारे एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। द इंटेलिजेंट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट लाइक सीरी, गूगल नाउ, Cortana, Alexa, and powered by are all powered by AI. Artificial intelligence endeavors to stimulate the natural intelligence of human being into machine, thus making them behave intelligently. An intelligent machine is supposed to imitate some of the cognitive functions of human, like learning, decision making, and problem solving. In order to make machines perform tasks with minimum human interventions, they are programmed to create a knowledge based and make decision based on it. AI system can also learn from past experiences and outcomes to make new decisions. यानी कि अगर हम देखें कि ये हमें रास्ता बताना या हमारे फोटो को टैग कर देना, तो ये सब क्या है, ये इंटेलिजेंटली काम हो रहा है, यानी कि समझदारी के थ्रू ही काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अब उसमें बिल्कुल हमारे एआई में बिल्कुल बुद्धि ही नहीं है और वो ऐसे ही हमें कुछ भी बता देगा। नहीं, वो एक पक्का जो भी उसको डेटा दिया गया है, जो भी उससे पूछा गया है, वो उसी के अकॉर्डिंग क्या है काम करता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी हमारे इंटेलिजेंट जो डिजिटल अप्लायंसेस है, जैसे कि जो हमारे डिजिटल एप्लीकेशन है, क्योंकि ये कोई ऐसा अप्लायंस नहीं है जिसको हम हाथ में लेकर घूम रहे हैं, बट ये हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हमारे फोन में, हमारे लैपटॉप में, हमारे पीसीज में सब में होती है। तो जैसे हमारे जो, अगर आप आईफोन यूज करते हो तो उसमें आपको सीरी देखने को मिलेगी, एंड्रॉइड यूज करते हो तो आपको उसमें जो गूगल है वो देखने को मिलेगा। सो गूगल नाउ, Cortana, Alexa, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमारी ऐसे अप्लायंस हैं, ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो क्या है पावर्ड बाय एआई, यानी कि ये कहाँ से है, ये एआई के थ्रू यहाँ पे काम करते हैं। यानी कि आप जैसे आप Alexa को कुछ बोलोगे तो आपको उसको जवाब देगा, तो वो किस तरह से काम कर रहा है, वो एआई के बेसिस पे यहाँ पे काम करता है। तो उनके अंदर, एआई के अंदर आखिर ऐसा है क्या, नाम नहीं समझ में आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि दिमाग तो है पर वो भगवान का दिया दिमाग नहीं है, वो आर्टिफिशियल दिया गया जो हम लोगों ने नहीं दिया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, नेचुरल इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग ही काम करता है। यानी कि जैसा एक ह्यूमन ब्रेन काम करता है, पहले वो सीखता है, फिर डिसीजन मेकिंग करता है, और फिर अगर उसे कुछ लगता है कुछ बदलाव लाने तो उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी कोशिश करता है। तो ऐसा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल इसी की तरह काम करेगा। जो दिमाग इंसानों ने अपनी मशीन्स को दिया है, अपनी एप्लीकेशंस को दिया है, उन्हीं के बेसिस पे, उसी के बेसिस पे वो क्या करता है, अपनी नॉलेज का यूज करके नई चीजें सीखेगा, कुछ डिसीजन मेकिंग करेगा, फिर कुछ अगर प्रॉब्लम आ गई तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये सारे काम चलते हैं। तो एआई क्या है, एआई यहाँ पे अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी चीजें याद रखने की कोशिश करता है, नए डिसीजन बनाता है। तो आई होप समझ आया कि एआई क्या है। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग की। तो मशीन लर्निंग क्या होती है, तो मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, मशीन लर्निंग इज अ सब सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस wherein computers have the ability to learn from data using statistical techniques without being explicitly programmed by a human being. It comprises algorithms that use data to learn on their own and make predictions. हम ऐसा कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग में क्या है, मशीन लर्निंग एआई का ही एक हिस्सा है। इसमें हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स के पास एक एबिलिटी होती है कि जो उनके पास डेटा है वो उस डेटा को समझ सकते हैं, उस डेटा को पढ़ सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू उसको एनालाइज कर सकते हैं। उन्हें यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की जरूरत नहीं होती कि वो उस प्रोग्राम को ह्यूमंस कंप्यूटर को एक्सप्लेन करें। वो क्या करता है, जो भी उसके अंदर एल्गोरिथम्स प्रेजेंट होते हैं वो अपने बेसिस पे ही उनको सॉल्व करके क्या करता है, जो भी उसके दिमाग में, जो भी एक कंप्यूटर सिस्टम ने पढ़ लिया, मशीन लर्निंग ने जो भी डेटा रिट्रीव करके जो भी समझा है उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस करता है। सो दीज एल्गोरिथम्स आर कॉल्ड मॉडल्स, यानी कि ये जो एल्गोरिथम्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मॉडल्स बोलते हैं। और ये सबसे पहले इन्हें क्या है, ऐसा ही नहीं कि कुछ भी बना के हम ऐसे ही डाल देंगे मशीन्स के अंदर और वो कुछ भी समझ लेंगे। ये मॉडल्स को पहले ट्रेन किया जाता है, फिर उनका टेस्ट होता है कि ये जो भी इनको समझाया गया है कि किस तरह से डेटा को एनालाइज करना है, किस तरह से डेटा को समझना है, तो वो सारी चीजें इस मॉडल को समझ में आई भी है या नहीं। और अगर वो टेस्ट पास हो जाता है तो फिर उसे आगे क्या कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं। तो इस तरह से जो हमारी सक्सेसिव ट्रेनिंग है हमारे मॉडल की वो चलती रहती है, और जब उसका रिजल्ट आ जाता है एक एक्सेप्टेबल लेवल पर, एक एक्यूरेसी उसकी मिल जाती है, तो फिर वो सही प्रेडिक्शंस करेगा। और हमें पता है कि फिर क्या है, अबाउट न्यू एंड अननोन डेटा, यानी कि अब वो क्या है, एल्गोरिथम उसका एकदम सही से काम करता है, तो फिर वो नई प्रेडिक्शंस कर सकता है। जो न्यू डेटा है या जो अननोन डेटा है उसके अकॉर्डिंग भी वो क्या कर सकता है, प्रेडिक्शंस कर सकता है। तो ये हमारा मशीन लर्निंग का काम है। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, एनएलपी क्या है,
है द प्रिडिक्टिव टाइपिंग फीचर ऑफ सर्च इंजन दैट हेल्प अस टू सजेस्टिंग द नेक्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस वाइल। अब ये तो आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हमारा NLP है। NLP क्या है कि जैसे अगर हम कभी कुछ टाइप कर रहे होते हैं, अपने फोन में टाइप कर रहे हो या कहीं पर भी टाइप कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि फीचर्स हमें मिलते हैं। अब जैसे अब आप जैसे व्हाट्सएप चैटिंग मान लो, आप किसी के साथ व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, तो जब आप कुछ लिख रहे हो WH, तो अब आपको विच का भी ऑप्शन मिलेगा, हु का भी ऑप्शन मिलेगा, वेयर का भी ऑप्शन मिलेगा। तो आपको दिखता है ना कि जब आप कुछ लिखना चाहते हो, आपको वहाँ पे कुछ प्रिडिक्टिव वर्ड्स मिलते हैं कि आप शायद ये लिखना चाहते हो, ये लिखना चाहते हो। इस तरह से आपको प्रिडिक्टिव वर्ड्स मिलते हैं। तो या फिर कभी कभी हमें सेंटेंस भी देखने को मिलता है छोटे छोटे से। तो इस ये क्या है, ये अब ये फैसिलिटी कहाँ से आ रही है कि कहाँ से हमें पता चल रहा है हमारे कीबोर्ड को, हमारे पास में जो भी अप्लायंस हम यूज कर रहे हैं, फोन को, मोबाइल को, उसके अंदर जो भी कीबोर्ड है उसको किस तरह से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या नेक्स्ट वर्ड हम लिखना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये फिर हमारे आते हैं हमारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि NLP से ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। ये फैसिलिटी हमें NLP से मिलती है कि हम समझ सकें कि कौन सा लैंग्वेज आप लिखना चाहते हो या कौन सा नेक्स्ट वर्ड आप लिखना चाहते हो। तो अलग अलग जो ह्यूमन जो भी भाषाएं बोलता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश या जापानीज या कोरियन या चाइनीज या जो भी फ्रेंच, जो भी इंसान लैंग्वेज बोलता है, तो वो सारी लैंग्वेज की भी फैसिलिटी हमें मिलती है कि आप इसमें भी अपना जो है अपनी बातें कर सकते हो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, अगर आपको बात करनी है तो। या आप जो भी बात करना चाहते हो उसके लिए नेक्स्ट प्रिडिक्टिव वर्ड भी आपको क्या है मिलता है। तो यहाँ पे इनफैक्ट आप क्या करते हो, जब सर्च करते हो अपने वेब पे, ऑपरेटर पे, तो यहाँ पे आपके डिवाइस जो है वो वॉइस से भी कंट्रोल होते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, लैंग्वेज को लेकर है। ये क्या है कि ऐसा कह सकते हैं ये टेक्नोलॉजी हमारे लैंग्वेज के लिए आई थी कि आपको कौन सी भाषा में बात करनी है तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो, क्या शब्द लिखना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। अगर आपको लिखना नहीं है कोई बात नहीं, आप बोलकर भी अपनी बातें कर सकते हो। तो आप क्या करते हो, जब आप बोलकर लिखकर अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग काम करते हो तो NLP में आता है। तो लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी जो भी फंक्शंस परफॉर्म होता है हमारे NLP ही ध्यान करता है इनका। अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस। इसमें क्या दिया है, विद द 3-dimensional 3D वीडियोग्राफी द जॉय ऑफ वॉचिंग मूवीज इन थिएटर्स हैज रीच्ड टू अ न्यू लेवल। वीडियो गेम्स आर आल्सो बीइंग डेवलप्ड to provide immersive experiences to the player. Immersive experiences allow us to visualize, feel and react by stimulating our senses. It enhances our interaction and involvement, making them more realistic and engaging. Immersive experiences have been used in the field of training such as driving simulators, figure 3.2, fight simulators and so on. Immersive experiences can be achieved using virtual reality and augmented reality. तो ये हमारा इमर्सिव एक्सपीरियंसेस क्या है, ये हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जो पहले अगर बात करें तो सबसे पहले जो 3D चीजें आई थी वो हमारी मूवीज को लेकर आई थी कि आप 3D मूवी देख सकते हो, आपको सिर्फ 3D जो है चश्मे लगाने पड़ेंगे और आपको सब कुछ रियल दिखेगा। तो हमारे इमर्सिव एक्सपीरियंसेस कौन से हैं, ये ऐसे हैं कि जैसे मान लो कि सारी चीजें 3D में चल रही है। तो पहले क्या था, 3D में सिर्फ वीडियोस चलती थी कि हाँ आपने कोई मूवी देख ली, कोई पिक्चर देख ली, इस तरह से। पर फिर क्या हुआ, जैसे जैसे अब लोगों को पसंद आया कि वाह 3D में तो बहुत बढ़िया है, आप एक ही जगह पर सब कुछ आपको रियल फील होता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आप खुद भी सबको फील कर पाओगे। तो इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे करके सबको डेवलप किया गया और अब तो वीडियो गेम्स भी इस तरह से डेवलप होने लगे कि आप क्या कर सकते हो, उसका एक्सपीरियंस पूरी तरह से ले सकते हो। जैसे आपने देखा होगा ऐसी फैसिलिटीज आपको जब आप गेमिंग जोन्स में जाते हो तो वहाँ आपको मिलती है, या जब आप मॉल में जाते हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपको गेम खेलना है, कोई वीडियो देखनी है, कोई हॉरर कुछ वीडियो देखनी है, तो उसमें आपको 3D एक्सपीरियंस मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें आपको फील हो रही हैं, सब कुछ आप देख पा रहे हो, सब कुछ आपके आसपास ही हो रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमारे सेंसेस को जगा दे, तो वो सब क्या हमारे इमर्सिव एक्सपीरियंस में आता है। ये हमें इस तरह से सब कुछ रियलिस्टिक हमें शो करता है कि जैसे सब कुछ रियल हो रहा है, बिल्कुल उसी की तरह लगता है। तो ये जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है ये हम अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे मूवीज देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, साथ ही साथ में हम इसका कहाँ यूज करते हैं, अपनी ट्रेनिंग फील्ड्स में यूज करते हैं, ड्राइविंग के दौरान इन सब चीजों का यूज करते हैं। तो ये हमारे कुछ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए और कुछ हमारे काम के पर्पज के लिए भी क्या है यूज आता है। अब वर्चुअल रियलिटी के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या दे रखा है। वर्चुअल रियलिटी में क्या दे रखा है, वर्चुअल रियलिटी में दिया है कि जैसे जो हम अपनी सोसाइटी में क्या करते हैं, कुछ चीजें जैसे एक्सपीरियंस करते हैं, अब इसे वो पढ़ते हैं समझ में आएगा। एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस इन आवर रियलिटी इज perceived through our senses. From this came the idea that if we can represent our senses with made up or of non-real information, our perceptions of reality would also and
alter in response to that. Virtual reality (VR) is a three-dimensional computer-generated situation that simulates the real world. The user can interact with the explore that environment by getting immersed in it while interacting with the objects and do other actions of the user. At present, it is achieved with the help of VR headsets. In order to make the experience of VR more realistic, it promotes other sensory information like sound, smell, motion, temperature, etc. It is comparatively new field and has found its application in gaming, military trainings, medical procedures, entertainment, social science and psychology, engineering and other areas where stimulation is needed for a better understanding and learning. यानी कि यहाँ पे क्या दिया, वर्चुअल रियलिटी दी है. वर्चुअल रियलिटी ऐसा कह सकते हैं हम कि ये क्या है, ये ऐसा एक्सपीरियंस है कि जिसमें हमें क्या होता है कि यहाँ पे हम सब कुछ रियल में एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो हमें क्या है इस तरह से रिप्रेजेंट होंगी कि मानो हमें सब कुछ रियल लगने लग जाएगा. ये क्या है, जैसे कि जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, हम किसी वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हमें सारी चीजें किस तरह से एक्सपीरियंस कर पाते हैं, हम अपने सेंसेस के थ्रू उन सबको एक्सपीरियंस कर पाते हैं. पर मान लो कि अगर हम क्या करें, एक ऐसा रियलिटी वर्ल्ड बनाए, एक ऐसा वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड बनाए, सारी चीजें कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशंस में हो, तो उसमें फिर हमें क्या लगता है, जब हमारी कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशंस आ जाती हैं तो वो इस तरह से हमें एकदम रियल शो करने के लिए वो क्या करता है, वो उसमें स्मेल, वो उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें साउंड, उसमें मोशन, उसमें टेम्परेचर, ये सारी चीजें भी डाल देगा ताकि हम उन सबको क्या कर सके, अपने सेंसेस के थ्रू क्या कर सके, कैचअप कर सके. तो फिर वो हमें क्या लगता है, ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है फिर वो हमें रियल लगने लग जाता है. तो ये हमारे मिलिट्री ट्रेनिंग्स के दौरान, ताकि हम समझा सके कि एक्चुअली में आपको अगर जैसे मान लो कि अगर हमें वॉर की ट्रेनिंग करवानी है तो किस तरह से करेंगे हम, कंप्यूटर जनरेटिंग जो भी हमारी चीजें हैं उस वर्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, बेटर एक्शंस को परफॉर्म कर सके कि किस तरह से आपको खुद को संभालना है, किस तरह से चीजें परफॉर्म करनी है. तो ये सब कहाँ यूज होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग्स में. जो मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं कि अब आपको मेडिकल, अगर कोई डॉक्टर बनने जा रहा है या कोई सर्जन बनने जा रहा है तो उसको करना भी पड़ेगा ना, कि अब तो ना किसी की बॉडी को काट करके उसमें एक्सपेरिमेंट करने लग जाएगा, तो उसको फिर हम मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए भी काम करते हैं ताकि आप वर्चुअल वर्ल्ड में क्या कर सको, ये सारी चीजें परफॉर्म करके देख सको. अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी साइंस एंड साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, इन सारे एरिया में हम इसका यूज करते हैं. अब अगर हम नेक्स्ट पढ़े अपना ऑगमेंटेड रियलिटी, तो ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या आता है, इसमें दिया है द सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड perceptual information over the existing physical surroundings is called augmented reality (AR). It adds components of digital worlds to the physical world along with the associated tactile and other sensory requirements, thereby making the environment interactive and digitally manipulable. User can access information about the nearest place with reference to their current location. They can get information about places and choose on basis of user reviews. With the help of location-based AR apps, travelers can access real-time information of historical places just by pointing their camera viewfinder to subjects as depicted in figure 3.4. Location-based AR apps are major forms of AR apps. यानी कि इसमें क्या बोला है कि ये जो हमारा AR है, ऑगमेंटेड रियलिटी, तो ये क्या है, ये हमारा मोस्टली काम आता है हमारे लोकेशंस को फाइंड करने में. ये मान लो आपको कोई आप कहीं घूमने गए हो, अब वहाँ पे आपको कोई चीज अच्छी लगी, अब वहाँ पे आपने उसकी एक फोटो ली या आपके पास ऑलरेडी एक फोटो थी, वहां से आप उसकी लोकेशन निकालना चाहते हो, तो इस तरह से आपने क्या किया, अपने कंप्यूटर को एक डेटा प्रोवाइड किया, कंप्यूटर ने उस डेटा को जो भी जनरेट किया था वो उस डेटा को समझा पढ़ा और उसके बाद आपको क्या किया, जो एक एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है उसमें से आपको वो इन्फॉर्मेशन, उसके नियर बाय इन्फॉर्मेशन निकाल के दी. मानो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कभी आप क्या करते हो, आप कोई रेस्टोरेंट, कोई मॉल, कोई मूवी थिएटर अपने नियर बाय में सर्च करते हो, तो हमें किस तरह से पता चलता है कि यहाँ पे ये हमारे सबसे पास में होगा और ये सारी चीजें हैं, तो वो कैसे पता चलता है, वो AR से पता चलता है. वो AR क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है नियरेस्ट प्लेस का, उसको जो आपने डेटा दिया था उसके रेफरेंस को समझता है और उसके बाद में क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है. तो जो भी आपकी करंट लोकेशन है, यानी कि फोन जहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है वहाँ पे आपकी उस करंट लोकेशन को लेकर वो क्या करता है, नियरेस्ट प्लेस आपके फाइंड करता है. तो जितने भी हमारे एप्स हैं जो क्या करते हैं, इस तरह का काम करता है कि नियर बाय पोजीशन का काम करेंगे, फाइंड करने का काम करेंगे. ट्रेवलर्स जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन निकालता है अपनी इस तरह की कि हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है, हमारे नियरेस्ट पॉइंट पे जाना है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन हमें किस के थ्रू चल रही होती है, AR के थ्रू चल रही होती है। तो जितने भी हमारे एप्स होते हैं ये लोकेशन बेस्ड फाइंड करने के, वो AR के फॉर्म पे, मेजरली वो AR के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। अब पढ़ते हैं अपना रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स तो नाम से ही समझ में आता है कि रोबोट क्या है, बेसिकली ह्यूमन मशीन्स हैं, लगभग ह्यूमन जैसी ही मशीन्स हैं, जो मशीन क्या है, कैपेबल है सारे टास्क परफॉर्म करने के ऑटोमेटिकली। ये एक्यूरेसी भी इनकी बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज डिसीजंस भी लेते हैं। अनलाइक अदर मशीन, रोबोट क्या होता है, हमारे प्रोग्रामेबल होते हैं और बाय अ कंप्यूटर, विच मींस इट कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन थ्रू द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यानी कि जो रोबोट्स हैं वो क्या है, वो मशीन्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, पर ये क्या है, प्रोग्रामेबल है, इनके अंदर प्रोग्राम होते हैं और इनको हम क्या कर सकते हैं, किसी एक कंप्यूटर सिस्टम्स में वो प्रोग्राम को रन करके इनको चला सकते हैं, इनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं नए नए। मान लो अभी आपको इनसे चाहिए कि मुझे पानी ला के दो, तो ये रोबोट्स आपको पानी ला के देते हैं। आपको इनसे कुछ और काम करवाने तो वो काम करेंगे, पर आप ऐसा सीरी को बोलोगे कि सीरी, हे सीरी प्लीज गिव मी वाटर, तो वो आपको घर से आपका ग्लास उठाकर आप उसमें पानी डालकर आपको नहीं देगा। तो वो एप्लीकेशंस है जो काम करती हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। पर रोबोट्स क्या है, रोबोट्स बेसिकली यहाँ पे मशीन है जो कैपेबल है कुछ अलग टास्क परफॉर्म करने के। ये यहाँ पे आपको प्रोग्राम सॉल्व भी करके देंगी, ये यहाँ पे आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब भी देते हैं, उसी के साथ साथ ये आपके कुछ टास्क भी परफॉर्म करते हैं। तो कंप्यूटर जो प्रोग्राम्स हैं, जो रोबोट्स हैं वो इस तरह से काम करेंगे और प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं। रोबोट्स क्या होता है, रोबोट्स वर इनिशियली conceptualized for doing repetitive industrial tasks that are boring and stressful। यानी कि रोबोट्स क्यों बनाए गए थे, जो इंडस्ट्री के जो रिपीटेटिव काम है, जो काफी ज्यादा बोरिंग है, या ऐसा कह सकते हैं जिनमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो उसके लिए ये लाए गए थे। जैसे मान लो कि एक ह्यूमन है, अब वो लेबर इंसेंसिटिव है, जैसे मान लो अब उसको क्या कराना है, रोबोट्स का हमें यूज करना है कि एक सामान उठाकर इस पर्टिकुलर, मान लो एक वैन में या एक क्रेन में हमें रखना है। तो अब एक इंसान बार बार रखता रहेगा, जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इंसान जो है वो अपनी लेबर जो है अपना काम करते रहते थे। पर जैसे जैसे मशीन्स आई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ी, तो हमने क्या किया, रोबोट्स का भी यूज करना स्टार्ट किया कि हम उसको उठवाकर दूसरी जगह रख देते हैं। अगर कोई बहुत भारी सामान है तो इंसान नहीं उठा सकता, उसकी जगह हमें 4 इंसान की जरूरत पड़ेगी, पर हम क्या कर सकते हैं, रोबोट का यूज कर सकते हैं, तो वो एक बार में ही काम कर देगा। तो इस तरह से ह्यूमन का जो लेबर वाला काम था वो करने के लिए भी हमारे जो रोबोट्स है वो काम आने लगे। ये जो बोरिंग स्ट्रेसफुल काम है वो भी हमारे रोबोट्स परफॉर्म करने लगे। रोबोट्स कैन बी ऑफ, अब सारे रोबोट्स यही काम नहीं करते कि लेबर वाला काम करेंगे। रोबोट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि कुछ रोबोट्स यहाँ पे क्या है, व्हील रोबोट्स हैं, लीग्ड रोबोट्स हैं, मैनिपुलेटर्स एंड ह्यूमनॉइड्स भी हैं। यानी कि अलग अलग टाइप के क्या है, रोबोट्स हमारे पास प्रेजेंट है। ह्यूमनॉइड में सबसे ज्यादा फेमस कौन सी, हमारी सोफिया। आपने देखा भी होगा, ये काफी सारी जगह पर इसने इंटरव्यू भी दिया है, कभी ये बहुत सारे लोगों से मिलने भी गई है अच्छी खासी जगह पे। तो यानी कि सोफिया जो है वो काफी फेमस रोबोट है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये सारे हमारे अलग अलग काम आते हैं। ह्यूमनॉइड्स अलग काम करेंगे, जो मेडिकल साइंस के रोबोट्स हैं वो अलग काम करेंगे, इंडस्ट्री के रोबोट्स अलग काम करेंगे। तो इन सबका अलग अलग काम होता है। नासा मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर्स MER मिशन इज अ रोबोटिक स्पेस मिशन टू स्टडी अबाउट द प्लेनेट मार्स। यानी कि जो नासा का, जो हम कह सकते हैं जैसे पहला वाला दे रखा है कि नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर, MER क्या था हमारा, ये इसको प्लेनेट के बारे में पढ़ाई करनी थी तो इसको भेजा। अब इसकी जगह ऐसा नहीं कि सोफिया को भेज देंगे या हम किसी ड्रोन को भेज देंगे, वो वहाँ काम नहीं आएगा। जिसका जहाँ पे काम है, जो जिस काम के लिए बनाया गया है वहाँ पे उसी का यूज होता है। सोफिया यहाँ पे ऐसा ह्यूमनॉइड, ह्यूमन कैपेबिलिटीज का काम करती है। अब वो ह्यूमन जैसी नहीं है बट काम बिल्कुल उसी की तरह करेगी। पर यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, किसी प्लेनेट की स्टडी करनी है, तो वहाँ पे आपने क्या किया, MER का यूज किया। सोफिया हमारा एक ह्यूमनॉइड है जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये क्या करती है, विजुअल डेटा को प्रोसेस करती है अपने फेशियल के अकॉर्डिंग, अपना जैसे फेशियल एक्सप्रेशन ह्यूमन बीइंग्स देता है उसी तरह से सोफिया भी देती है। ये क्या करती है, ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमन के गेस्चर्स को, ह्यूमन के फेशियल एक्सप्रेशंस को, इन सब क्या करती है, इमिटेट्स करती है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि मिमिक भी करती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो सोफिया है वो ह्यूमंस की तरह काम करना स्टार्ट करती है। अब जो ड्रोन है वो क्या है, हमारे ड्रोन हमारे छोटे छोटे एयरक्राफ्ट की तरह है, जो क्या करते हैं, हमारे लिए रिमोट कंट्रोल के बेसिस पे काम करते हैं। और अगर हमें जहाँ की वीडियो, जहाँ की फोटो हमें इनसे चाहिए, वहां से हम क्या करते हैं, इनको ऑपरेट करते हैं, अपना एक जगह पे खड़े होकर इनके रिमोट से ऑपरेट कर देंगे इनको, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन हमें इनसे निकालनी होती है वो हम ले लेते हैं। मान लो कि अगर हमें जर्नलिज्म के फील्ड में, या हम किसी फिल्मिंग फील्ड में, या एरियल फोटोग्राफी करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो इन सारी जगहों पर हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे ताकि हम देख सके कि ओवरऑल सिचुएशन किस तरह की है और किस तरह से काम हमें करना है। तो ये सब इसमें काम आता है। अब बिग डाटा क्या है, बिग डाटा यहाँ पे देखो इतने सारी चीजें यहाँ पे एक चार्ट में दे रखा है। तो बिग डाटा होता क्या है, तो बात करते हैं इसके बारे में। विद टेक्नोलॉजी मेकिंग एन इनरोड into almost every sphere of our lives, data is being processed at a
colossal rate. Today there are over a billion internet user and a majority of the world web traffic is coming from smartphone. For example, इन्होंने मतलब हमें क्या समझाने की कोशिश करी है, बिग डेटा क्या है कि जैसे हमें पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो अब बन चुकी है और इतने सारे लोग उसका यूज भी करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारी जो लाइफ्स हैं या यूँ कह सकते हैं जो डेटा प्रोड्यूस हो रहा है वो एक बहुत ही लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे हमारे वर्ल्ड में जो इंटरनेट यूजर्स हैं उसमें से बिलियंस ऑफ लोगों का जो मेजर ट्रैफिक है हमारे डेटा को लेकर, हमारे वेब को लेकर, वो कहाँ से आ रहा है, हमारे स्मार्टफोन्स के थ्रू आ रहा है। ये हमारे इंटरलिंक्स हो गई, हमारे जो वेब के पेजेस हो गए, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, हमारे मोबाइल फोन से आ रही है। फिगर 3.8 हमने दिखाई भी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे स्टेटस अपडेटेड, ये सारे हमारे मैसेज सेंड, अब ये सारी चीजें क्या दिखा रखे हैं इन्होंने कि इतने सारे नेटवर्क्स का हम यूज कर रहे हैं, इतने ज्यादा सोशल मीडिया का हम यूज करते हैं, इतनी सारी अलग अलग चीजों का हम यूज करते हैं और ट्रैफिक जो है, जो इंटरनेट पे जो ट्रैफिक है उसको हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो ये सारा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता रहता है। तो करंटली दैट एट द करंट प्लेस अराउंड 2.5 quintillion bytes of data are created each day and that place is increasing with the continuous evolution of Internet of Things. This result in the generation of data sets of enormous volume and complexity called big data. Such data cannot be processed and analyzed using traditional data processing tools as the data is not only voluminous, यानी कि इसमें हम क्या कह सकते हैं, बिग डेटा में क्या आता है कि जितना भी यूज हम कर रहे हैं अपने इंटरनेट को, अपने टेक्नोलॉजीज को, तो उसके दौरान क्या हो रहा है कि अलग अलग चीजें हम परफॉर्म करते हैं, अपने वेब पेजेस को खोल खोल कर नई चीजें सर्च करते रहता है, किसी को मैसेज करना, किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना, किसी से काम का डेटा निकलवाना। तो इस सब की वजह से क्या हो रहा है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो रोज रोज इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे यहाँ पे 2.5 क्विंटिलियंस बाइट का डेटा जो है वो हर दिन क्या होता है, क्रिएट होता है, और ये प्लेस जो है, ये जो स्पेस है वो ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे हमारी आईओटी क्या है इंक्रीज होगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो बिग डेटा है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम जो अपने नॉर्मल मेथड्स हैं उनके थ्रू ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज वॉल्यूम है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे इन 60 सेकेंड यहाँ पे इतनी सारी चीजें क्या है जनरेट हो जाती हैं। 1.8 मिलियन आपको स्नैप क्रिएट्स होकर मिल जाएंगी, 204 मिलियन आपको ईमेल सेंड हो जाएंगे, तो ये 1 मिनट में ही हो जाता है। तो इतना सारा अगर लार्ज वॉल्यूम है तो आप उसको नॉर्मली ट्रीट नहीं कर सकते। फोटोग्राफ्स दैट वी शेयर थ्रू वेरियस साइट्स आर ट्वीट्स, ब्लॉग आर्टिकल्स, न्यूज आइटम, ओपिनियन पोल्स एंड अदर कमेंट्स, ऑडियो वीडियो चैट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हमारे क्या है, बिग डेटा में स्टोर होती रहती हैं। बिग डेटा नॉट ओनली रिप्रेजेंट वॉल्यूमिनस डेटा, इट ऑल्सो इन्वॉल्व वेरियस चैलेंजेस लाइक इंटीग्रेशन, स्टोरेज, एनालिसिस, सर्चिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसफर, क्वेरिंग एंड विजुअलाइजेशन ऑफ सच डेटा। यानी कि बिग डेटा सिर्फ इस सबको स्टोर करने का ही काम नहीं करता या फिर इस सबको सिर्फ रिप्रेजेंट करने का काम नहीं करता, साथ ही साथ में वो क्या करता है, इन सारी चीजों को इंटीग्रेट, यानी कि अलग अलग चीजों को अलग अलग रखना है। व्हाट्सएप के मैसेज को अलग रखना है, ब्लॉग्स को अलग रखना है, ऑडियो वीडियो चैट्स को अलग रखना है। तो इन सबको इंटीग्रेट करने का भी काम करेगा, स्टोर करने का भी काम करेगा, सारी चीजों को पढ़कर समझकर जो काम की चीजें उनको अलग रखने का काम करता है। तो यानी कि ये सारा काम जो हमारा बिग डेटा परफॉर्म करता है। बिग डेटा समटाइम्स क्या करता है, जो भी हमारी कुछ खास और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उन सबको भी क्या रखता है, हाई बिजनेस पर्पज के लिए स्टोर करके अपने पास में रखता है ताकि जब उसकी जरूरत पड़े हम उसको यूज कर पाए। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे बिग डेटा की, पहली देखिए इसकी वॉल्यूम। तो इसकी वॉल्यूम क्या है, द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा इज इट्स इनॉर्मस साइज। इफ अ पर्टिकुलर डेटा सेट इज such large size that it is difficult to process it with traditional DBMS tools, it can be termed as big data। यानी कि जब भी हम क्या कर सकते हैं, अगर हम DBMS के थ्रू, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके थ्रू अपने डेटा को समझ नहीं सकते, उसके थ्रू हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस डेटा को हम क्या कंसीडर करेंगे, एज अ बिग डेटा कंसीडर करेंगे। वेलोसिटी देखिए, इट रिप्रेजेंट द रेट एट विच द डेटा अंडर कंसिडरेशन आर बीइंग जनरेटेड एंड स्टोर। बिग डेटा हैज एन एक्सपोनेंशियली हायर रेट ऑफ जनरेशन देन ट्रेडिशनल डेटा सेट्स। वेलोसिटी है कि आप कितने जल्दी जो है इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को यहाँ पे जनरेट कर पा रहे हो और कहीं पर भी स्टोर कर पा रहे हो। तो जो बिग डेटा है उसकी जो वेलोसिटी है वो बाकी डेटा से, जो ट्रेडिशनल डेटा सेट होता है उनसे काफी ज्यादा होती है, क्योंकि जैसा आपने देखा यहाँ पे 60 सेकंड में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या है, बहुत ही ज्यादा होती है। अब वेराइटी दे रखी है, इट असर्ट दैट अ डेटा सेट हैज वेरिड डेटा सच एज स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सम एग्जांपल आर टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, वेब पेजेस,
एंड सो ऑन। वेराइटी है कि जो हमारे डेटा सेट्स हैं उसमें अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, जैसे कि अगर मान लो आपने किसी को कोई फोटो भेजी, अब उसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जाएगी। सेमी स्ट्रक्चर्ड में जैसे हमारे मेल्स आ जाते हैं तो वो सब। और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होती है कि जैसे आपने किसी को ऐसे, अब आप किसी से बात कर रहे हो या ब्लॉग लिख रहे हो तो वो सब हमारे अनस्ट्रक्चर्ड में आएगा। तो इसके एग्जाम्पल हमारे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, वेब पेजेस एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास अलग अलग वेराइटी है जो हमारे पास अवेलेबल है। अब वेरासिटी ये रखिए, बिग डेटा कैन बी समटाइम्स इनकंसिस्टेंट, बायस्ड, नॉइजी और देयर कैन बी abnormality in the data or issue with the data collection method. Veracity refers to the trustworthiness of the data because processing such incorrect data can give wrong result or mislead the interpretation. यानी कि इसमें क्या होता है, कभी कभी बिग डेटा के पास में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है तो कभी कभी वो क्या होती है, थोड़ी सी गलत होती है या किसी के थ्रू बायस्ड होती है, तो उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब हम इस डेटा को कलेक्ट करके रखते हैं तो कभी कभी गलत डेटा चले जाने की वजह से हमारे पास में कुछ रिजल्ट हमारे पास में गलत भी हो जाता है। तो ये चीज़ें भी उसके पास में होती हैं। लास्ट दे रखा है इसका वैल्यू। बिग डेटा इज नॉट ओनली जस्ट अ बिग पाइल ऑफ डेटा बट ऑल्सो प्रोसेस टू हैव हिडन पैटर्न्स एंड यूजफुल नॉलेज which can be high business value, but as there is cost of investment of resources in processing big data, we should make a preliminary inquiry to see the potential of the big data in terms of value discovery, or else our effort could be in vain. यानी कि वैल्यू क्या करके है कि बिग डेटा सिर्फ स्टोर करने का काम नहीं करता, या फिर बिग डेटा के पास में सिर्फ बहुत सारा डेटा स्टोर ही नहीं रहता, वो साथ ही साथ में कुछ हिडन पैटर्न्स भी रखते हैं। जैसे कि अगर हम समझे कि मान लो कि आपके कुछ हाई बिजनेस वैल्यूज हैं जिसका इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कुछ काम की वैल्यूज है जो इसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो जो बिग डेटा है वो क्या करेगा, उस वैल्यू को देखेगा, समझेगा। वैसे ही नहीं है कि वो कुछ भी स्टोर करके रख लेगा या उसको प्रोसेस करेगा, वो देखेगा कि उसमें पोटेंशियल है भी उसको सेव करने का या नहीं। अगर उसे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा काम की है या काफी ज्यादा नॉलेज वाली है तो वो उसे रखता है अपने पास में, सेफ रखता है। अदरवाइज अगर वो इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है या उसको पोटेंशियल नहीं दिखा तो फिर वो क्या हमारी वेन में चली जाती है। तो ये हमारा बिग डेटा इस तरह से काम करता है। इसके बाद क्या दिया हमें, डेटा एनालिटिक्स। तो इसको पढ़ते हैं कि डेटा एनालिटिक्स में क्या दे रखा है। Data analytics is the process of examining data sets in order to draw conclusion about the information they contain with the aid of specialized system and software. Data analytics technologies and techniques are becoming popular day by day. They are used in commercial industries to enable organization to make more informed business decisions. यानी कि अगर बात करें डेटा एनालिटिक्स की तो डेटा एनालिटिक्स नाम से समझ में आता है। इसमें क्या ये आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, आपके पास में जो भी डेटा प्रेजेंट है, चाहे वो स्टैटिस्टिकल फॉर्म में हो या आपके पास किसी और लिस्ट की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आपके पास जो डेटा प्रेजेंट है, उसको अगर आप क्या कर रहे हो, पूरा पढ़ रहे हो, समझ रहे हो और फिर उसका कंक्लूजन निकाल रहे हो और उसके बाद आप कोई एक्शन ले रहे हो, तो वो हमारा फिर क्या आता है, वो डेटा एनालिटिक्स में आता है। यानी कि सबसे पहले आपने क्या किया, डेटा को एनालाइज किया, उसके बाद आपने काम करना शुरू किया। तो जो डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी है और ये जो टेक्निक है, ये डे बाई डे क्या होती जाती है, काफी ज्यादा पॉपुलर होती जाती है और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। और सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे हो रही है, सबसे ज्यादा यूज होती है हमारे कमर्शियल इंडस्ट्रीज में, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के हमें डिसीजन मेक करने पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हमें डेटा को पूरी तरह से एनालाइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है, ऐसा ना हो जाए कि हम कोई गलत डिसीजन ले लें। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है इस फील्ड में। अब ये फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा काम किया, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम रिसर्च करते हैं, जो भी यूजफुल चीज़ें हम बनाते हैं, तो उन सबको हमें क्या करना है, और उन सबको और ज़्यादा बेहतर करना है। और जो भी डेटा अभी के टाइम पर हमारे पास प्रेजेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास प्रेजेंट है, तो थ्योरीज, हाइपोथेसिस, इन सबका ध्यान रख के हमें क्या करना पड़ता है, अपना काम करना पड़ता है। तो इसलिए पाइथन दैट कैन बी यूज एज अ टूल टू मेक डेटा एनालिसिस मच सिंपलर। यानी कि अगर हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे पाइथन क्या है, पाइथन सबसे ज़्यादा काम का टूल है जिसका हम क्या करते हैं, एज अ डेटा एनालिसिस की तरह उसे यूज़ करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा काम का है। अब पढ़ते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। IoT क्या है, ये आप सबको पता होगा, बस थोड़ा सा अगर मैं इसे रीड कर दूँगी तो आप लोगों को समझ ही आ जाएगा। तो IoT को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। The term computer network that can be commonly used as a network of computers. Such a computer consists of a laptop, desktop, server, or a portable device like tablet, smartphone, smartwatch, etc. connected through wire or wireless. We can communicate between these devices using internet or LAN. Now imagine what if our bulb, fan, refrigerator also become a part of this network. How will they communicate with each other, and what will they communicate? Think about the advantages and tasks that can be accomplished
if all these devices with smart connectivity features are available to communicate amongst themselves and we are also able to communicate with them using computers और smartphones। यानी कि क्या बोला है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब है कि जैसे अगर हम बात करें अपने नेटवर्क की, जो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है हमारा, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स या जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है उसका मतलब है वो इसलिए काम आता है कि हम कह सकते हैं कि ये नेटवर्क क्या कर रहा है, ये कंसिस्ट करता है अपने जो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं, जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, ये सब आपस में कनेक्ट हो जाए फिर कम्युनिकेट करने लग जाए। तो इससे क्या होगा, इससे हम कह सकते हैं कि और भी ज़्यादा चीज़ें क्या हो जाएंगी, और भी ज़्यादा हम कह सकते हैं हमारे लिए और आसान हो जाएंगी, हम और भी ज़्यादा डिफरेंट टास्क इनसे परफॉर्म करा सकते हैं। अब हमें एक जगह से उठकर जाकर बटन दबाकर एक लाइट को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या कर सकते हैं, उन्हें अपने फोन्स के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को अगर हम कनेक्ट कर लें, इनकी कनेक्टिविटी आपस में जोड़ लें और कंप्यूटर सिस्टम के साथ ही जोड़ लें, तो क्या होगा, हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इवन विद आवर स्मार्टफोन्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, एक नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस है जो क्या है आपस में कनेक्टेड है। अब चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, वो आपस में क्या है, आपस में कनेक्टेड है और अपने डेटा को साथ में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क है शोन इन फिगर। जैसे फिगर में बताया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, अब ये सारे अलग अलग डिवाइसेस हैं और ये सारे आपस में क्या है, कनेक्टेड है और ये क्या करते हैं, अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज करते हैं। At present, in a typical household, many devices have advanced hardware, microcontrollers, and software. These devices are used in isolation for each other, with maximum human intervention needed for operational direction and input data. IoT tends to bring together these devices to work in collaboration and assist each other in creating an intelligent network of things. यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है कि वो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कराकर उनका अपना एक एनवायरनमेंट, उनका अपना एक नेटवर्क बनाकर क्या करता है कि उनको आपस में कनेक्ट कराकर वो क्या चाहता है कि वो आपस में कम्युनिकेट करें। तो IoT में क्या है, मान लो हमारे जो टिपिकल हाउस होल्ड जो चीज़ें हैं उनमें भी कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो आपके आने लगे हैं एडवांस हार्डवेयर के साथ में, माइक्रो कंट्रोलर के साथ में, सॉफ्टवेयर के साथ में आते हैं। तो IoT क्या है कि इन डिवाइसेस को कनेक्ट कराता है ताकि वो क्या कर सके, बाकी और चीज़ों से, बाकी और डिवाइसेस से कनेक्ट हो सके, अपना इनपुट ले सके और उसके बाद में क्या कर सके, आगे जो है वो काम कर सके। तो IoT का एक जो उसका कह सकते हैं इंटेंशन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, कि वो चाहता है कि डिवाइसेस आपस में मिलकर काम करें और अपना कोलैबोरेशन करके क्या कर सके, और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट नेटवर्क क्रिएट करें। तो ये इस तरह से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ माइक्रोवेव ओवन एंड एन एयर कंडीशनर, डोर लॉक, CCTV कैमरा और अदर सच डिवाइसेस आर enabled to connect to the internet, we can access and remotely control them on the go using our smartphone। यानी कि इसमें क्या बोला कि जैसे मान लो, एग्जांपल मान लो कि आपका माइक्रोवेव, आपका AC, आपके जो डोर लॉक है, आपका CCTV कैमरा, अगर ये सब डिवाइसेस क्या हो जाए, आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाए, तो हम उन्हें कभी भी कहीं भी रिमोट से, अपने फोन से, किसी भी चीज़ से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करके इनका यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नेटवर्क हम लोगों के लिए बिल्ड करेगा। अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स था, अब पढ़ते हैं वेब ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बोलते हैं IoT, वेब ऑफ थिंग्स को बोलते हैं WOT। तो वेब ऑफ थिंग्स क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स अलाउ अस टू इंटरैक्ट विद डिफरेंट devices through internet with the help of smartphone or computers, thus creating a personal network. But to interact with n numbers of different devices, we need to install n different apps. Wouldn't be convenient to have one interface to connect all the devices? The web is already being used as a system to communicate with each other. So will be possible to use the web in such a way that all things can communicate with each other in the most efficient manner by integrating them together? Web of things allow use of web service to connect anything in the physical world beside human identities on web. It will pave way for creating smartphones, smart office, smart cities, and so on. यानी तो वेब ऑफ थिंग्स में क्या होगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग IoT क्या करती थी, हमें अलाउ करती थी कि हम डिफरेंट डिवाइसेस को क्या कर सके, आपस में इंटरेक्ट करवा सके, अपने स्मार्टफोन्स के थ्रू उनको कंट्रोल कर सके, अपने कंप्यूटर्स के थ्रू उन्हें कंट्रोल कर सके, अपना पर्सनल नेटवर्क क्या कर सके, क्रिएट कर सके। पर जो वेब ऑफ थिंग्स है वो क्या है, वो एक
लार्ज लेवल में बात करती है। वेब ऑफ थिंग्स का कहना है कि अगर मान लो कि अगर हमें 2-4 डिवाइस को कनेक्ट करना है तो हमने IoT का यूज कर लिया, पर अगर समझो कि अगर हमें 2-4 डिवाइस नहीं, हमें 200, 400 या 500 डिवाइसेस या n नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो इतने सारे डिवाइसेस को, अलग अलग डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? फिर अलग अलग ऐप्स रखने पड़ेंगे। जैसे मान लो कि अगर आपका जो टीवी है वो स्मार्ट टीवी है और आपने उसका जो कंट्रोलर है, रिमोट जो है वो आपने अपने फोन में डाउनलोड कर लिया, तो आपको उसका फोन का एक रिमोट अपने फोन में डालना पड़ेगा। फिर मान लो कि आपने अपना जो ओवन है या AC है, जो भी है, अब आपने उसको भी अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया, तो वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है जो कि हो भी जाता है। तो आपको उसका रिमोट फिर अपने फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर 2 चीज़ें कनेक्ट करी तो 2 के ऐप डालने पड़े। पर मान लो अगर आपको इस तरह से 200 चीज़ें डाउनलोड करनी है, 200 चीज़ें कनेक्ट करनी है, तो क्या 200 ऐप डाउनलोड करोगे? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाएगा, ये तो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। तो इसलिए वेब ऑफ थिंग्स का क्या मतलब है? वेब ऑफ थिंग्स यहाँ पे एक इंटरफेस है जो क्या करता है, यहाँ पे उसका काम है कि जो हमारे सिस्टम में जितने, जैसे वेब पेजेस क्या होता है, हम एक ही टाइम पे कितने सारे वेब पेजेस को ओपन करके बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन को ले सकता है, और उसमें हमारा कोई जाता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, हमें कुछ सेव करना पड़ेगा, नहीं। आपको एक वेब पेज पे नहीं मिल रहा इन्फॉर्मेशन, आप दूसरा खोल लो, उसके से अलावा आपको कुछ और चाहिए, तीसरा वेब पेज खोल लो। WOT क्या करता है? अलाउ करता है ताकि हम क्या कर सके, वेब सर्विस को यूज कर सके और अपने फिजिकल वर्ल्ड को क्या कर सके, उससे कनेक्ट कर सके। अब उसमें हाँ, हमारे ह्यूमन की आइडेंटिटीज हमारी वेब पेजेस पे नहीं जाती हैं, पर वो क्या करता है, यहाँ पे हमारे स्मार्टफोन, स्मार्ट ऑफिस, स्मार्ट सिटीज, इस तरह की चीजें हमारे लिए वेब पेजेस जो है, और सॉरी WOT जो है वो हमारे लिए क्रिएट करके दे देता है। तो अगर आपको एक लार्ज स्केल पे कनेक्शन चाहिए तो आप WOT का यूज करते हो। बात करते हैं ना सेंसर्स की, तो सेंसर्स में क्या दे रखा है? अब सेंसर्स तो नाम से ही समझ में आता है कि कुछ ऐसी चीजें जिनके सामने कुछ डिस्प्ले करे या कोई मोशन करे, कोई वेव पास करे, तो वो कुछ समझ जाए और सेंसर्स के थ्रू क्या हो, हमारी चीजें परफॉर्म हो जाए। सो व्हाट हैपन व्हेन यू होल्ड योर मोबाइल वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, the display also changes to vertically or horizontally with respect to the way we hold our mobile phone. This is possible with the help of 2 sensors, namely accelerometer and gyroscope. तो यहाँ पे क्या होता है? एक्सेलेरोमीटर सेंसर इन द मोबाइल फोन डिटेक्ट्स द ओरिएंटेशन ऑफ द फोन, यानी कि ये जैसे अगर आप अपने फोन को वर्टिकली होल्ड करते हो तो आपको सारी चीजें स्क्रीन पर सीधी सीधी दिखेंगी। जैसे ही आप अपने फोन को टेढ़ा करोगे तो हॉरिजॉन्टली आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रोटेट होकर दिखने लग जाएंगी। तो ये क्या है? तो इसका मतलब है कि इसमें आप यहाँ पे हमारा जो फोन है वो 2 पॉसिबल सेंसर्स के ऊपर काम कर रहा है, एक एक्सेलेरोमीटर और दूसरा गायरोस्कोप। तो इसमें जो एक्सेलेरोमीटर है वो क्या करता है, फोन को डिटेक्ट करता है कि उसका ओरिएंटेशन किस तरह से है, वो किस तरह से प्रेजेंट है, और दूसरा जो हमारा गायरोस्कोप सेंसर है वो क्या करेगा, यहाँ पे ट्रैक करेगा कि रोटेशन किस तरफ हो रही है, या वो हॉरिजॉन्टल मोशन में है या फिर वर्टिकल मोशन में। तो उस टाइप की रोटेशन को हैंडल करने का काम हमारे दूसरे वाले का है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सप्लाई होती है और सेंसर्स यहाँ पे क्या करता है, बहुत ही कॉमनली आज काम करेंगे और उसके बाद कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करो, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करो। तो ये सेंसर्स का ही काम है। सेंसर्स क्या होता है, कॉमनली यूज होता है हमारे मॉनिटरिंग करने के लिए और जो रियल वर्ल्ड में जो एप्लीकेशंस हैं उन सबको क्या करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। सो द एवोल्यूशन ऑफ स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर इज कंट्रीब्यूटिंग इन अ लार्ज वे टू इवॉल्व ऑफ IoT, एवोल्यूशन ऑफ IoT, यानी कि ये जो सेंसर्स का बेहतर होना, ये क्या है, बहुत ही बड़ा हाथ है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स जिस तरह से इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एवोल्यूशन ऑफ IoT में, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अपना एक योगदान हम कहते हैं कि योगदान दे रहे हैं, काफी बेहतर काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर हम न्यू सेंसर्स बनाते जाएंगे तो हमारे लिए चीजें और ज्यादा बेहतर होती जाएंगी। जैसे मान लो कि अगर लॉक को जैसे हमने देखा है कि आप अपना फेस पासवर्ड डाल देते हो और उसमें क्या आपका सिर्फ फेस जो है वो स्कैन हो जाता है और फिर जो सेंसर्स है वो आपका बिना फोन को टच किए ही आपका जो पासवर्ड है वो खुल जाएगा। यहाँ पे ये भी क्या है, कह सकते हैं कि उसने सेंस कर लिया अपने फोन ने और फिर वो पासवर्ड खुल गया। या आपने देखा होगा कि आपको कभी कभी ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, तो हम ऐसा कह सकते हैं जैसे आपने जो स्मार्ट लॉक होते हैं तो आपने देखा होगा स्मार्ट डोर्स जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपने ऑटोमेटिक डोर, आप किसी मॉल में गए या आप कहीं और किसी जगह पे गए जहाँ पे ऑटोमेटिक डोर्स है, तो उन्हें कैसे पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई आया तो वो गेट खुल जाना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए। तो वहाँ पे भी क्या है, सेंसर्स का ही तो काम हो रहा है ना, कि अगर उनको सेंसर्स मिलते हैं कि अगर आपके इतने मीटर के रेंज में या इतने सेंटीमीटर की रेंज में कोई खड़ा है, तो अगर आपको उसको फील होता है तो वहाँ पे
है वो कोडिंग के थ्रू होता है। तो अगर इस तरह से कुछ ऐसा सेंसेस मिलते हैं तो फिर वो क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है, ये इंटेलिजेंट सिस्टम यानी कि जो हमारा IoT है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर रही है। तो स्मार्ट सेंसर जो हमारे डिवाइस है वो क्या कर रहा है, हमारे फिजिकल एनवायरमेंट में बिल्ड किए जा रहे हैं ताकि हम क्या कर सके और भी बेहतर तरीके से सारी चीजें जो है अपने डेटा को पास कर सके, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके, काम जो है वो और बेहतर तरीके से और ऑटोमेटिकली वे में होने लग जाए। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटीज की। तो स्मार्ट सिटीज हमारी कौन सी होती है, जिनमें रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा होता है, यानी कि वो सिटीज को स्मार्ट कहेंगे जिनमें हम ऐसा कह सकते हैं कि शहरीकरण क्या है बहुत ही जल्दी और बहुत ही हाई लेवल पर किया जा रहा है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि डे बाय डे हम कह सकते हैं कि जो सिटीज का लोड है वो इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि रिसोर्सेज का मैनेजमेंट इंक्रीज किया जा रहा है। लैंड, वाटर, वेस्ट, एयर, पॉपुलेशन, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, ट्रैफिक कंजर्वेशन, पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, डिसाइड द ऑल ओवर सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड, रेल, ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, सर्वे, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पोर्ट फैसिलिटीज एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जब क्या करी जा रही है, बेहतर करी जा रही है और फर्स्ट क्लास करी जा रही है, यानी कि एकदम अच्छे से सारी चीजें परफॉर्म हो रही है। पानी साफ करना, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट रखना, कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट होने देना, हेल्थ का ध्यान रखना, सैनिटाइजेशन होना, साफ सफाई रखना, ट्रैफिक ना लगने देना, सिक्योरिटी का ध्यान रखना, साथ ही साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो रहा हो, बिल्डिंग्स बन रही हो, रोड बन रहे हो, ब्रिजेस बन रहे हो, आपके फ्लाईओवर्स, पुल, हाईवेज, ये सारी चीजें बन रही हो, इलेक्ट्रिसिटी आपको टाइम पे मिल रही हो, सबवेज, डिजास्टर अगर आ रहे हो तो उसकी मैनेजमेंट हो रही हो। तो जब ये सारी चीजें क्या है बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म की जाती है और ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन की जाती है, फर्स्ट क्लास लेवल में मेंटेन की जाती है, तो फिर वो क्या है, हम कह सकते हैं कि वो सिटी फिर हमारा एज अ स्मार्ट सिटी काम करने लग जाएगी। जैसे मान लो कि अगर आपके पास कोई सिटी है जो अब ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं हवा में हो जाती है, इन सब में हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। आप जितनी ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज करोगे उतना ज्यादा बेहतर आपकी जो सिटी है वो स्मार्ट होती जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, द स्मार्ट बिल्डिंग शो यूज सेंसर ऑफ डिटेक्ट अर्थक्वेक, जैसे हाँ मैंने कहा ना कि टेक्नोलॉजी का यूज है। तो मान लो कि कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, अब वो किसी पानी वाली जगह के पास कंस्ट्रक्ट हो रही है, किसी थोड़ी सी खराब मिट्टी, खराब जमीन के पास में कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो फिर हमें उस जो बिल्डिंग है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। या मान लो उस एरिया में अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं या उस एरिया में फ्लड थोड़ी ज्यादा आती है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जो उसका ध्यान रख सके, या ऐसे सेंसर्स का यूज करेंगे जब भी इस तरह का कुछ आए, कुछ इस तरह का नेचुरल डिजास्टर आए, तो उस सब से हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो हम ऐसा करते भी है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे एक टनल है जिसमें हमने सेंसर्स लगा दिए हैं कि अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें पहले ही पता चल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, जो मेजर स्टेप्स है वो यहाँ पे ले सके ताकि सारी चीजें परफॉर्म कर पाए। तो ये क्या है, ये यहाँ पे एक स्मार्ट सिटी का एग्जांपल है कि किस तरह से आपने सिर्फ ऐसे ही सीमेंट से और लोहे से एक बिल्डिंग नहीं खड़ी कर दी, आपने उसका भी ध्यान रखना कि किस तरह से फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उस चीज का ध्यान किस तरह से रखा जाए। तो ये जो टनल्स है वो क्या करते हैं, वायरलेस सिग्नल्स का यूज करते हैं। वैसा नहीं कि इनमें भी वायर ठूस ठूस के हम ऐसे ही डाल देंगे, आप सोचो वायर टूट गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना हमारे लिए। तो इसलिए वायरलेस जो है हम केबल्स तो आएंगी नहीं, वायरलेस कनेक्शन का यूज करें ताकि क्या हो, इन्फॉर्मेशन जल्दी सेंड हो जाए और कहें कि ऐसे कोई प्रॉब्लम भी ना हो कि वायर टूट गई तो इसलिए इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई, ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, ताकि सीधी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए। तो ये हमारा क्या आएगा, स्मार्ट सिटी के अंदर आएगा। तो एवरी स्फीयर ऑफ अ लाइफ इन अ सिटी लाइक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पावर प्लांट, वाटर सप्लाई नेटवर्क, वेस्ट मैनेजमेंट, लॉ एनफोर्समेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल एंड अदर कम्युनिकेशन सर्विसेज, अदर कम्युनिटी सर्विसेज वर्क इन यूनिसन टू ऑप्टिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ सिटी ऑपरेशन एंड सर्विसेज। तो ये सारी चीजें जब क्या करती है, हमारी लाइफ का एक जो स्फीयर है, अगर ये सारी चीजें बेहतर तरीके से परफॉर्म होने लग जाए, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैनेज हो जाए, तो फिर क्या होता है, हमारी जो सिटी है वो स्मार्ट सिटी कहलाएगी और वो उसका सिटी का ऑपरेशन और सर्विसेज और भी ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, इसे पढ़ लेते हैं। Cloud computing is an emerging trend in the field of information technology। IT की जो फील्ड है उसमें सबसे ज्यादा emerging trend कौन सा हमारा cloud computing है, where computer based services are delivered over the internet or the cloud and it's accessible to the user from anywhere using any device। The services comprise software, hardware services, database storage etc. These resources are provided by companies called cloud service provider and usually charge on a pay per use business like the services while
like the services where we pay for electricity usage. We already called cloud service while storing our pictures and files as backup on internet or a host a website on the internet. जैसे अगर मैं इतना पढ़ के समझाऊं, अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग को पढ़कर समझने की कोशिश करें तो क्या बोला इसमें कि क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा आईटी सेक्टर का क्या है, एक इमर्जिंग ट्रेंड है। और इसमें होता क्या है कि जो भी हमारे कंप्यूटर बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल है, या जो भी ऐसा डेटाबेस है, या जो हम स्टोर करके रखना चाहते हैं हमारी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है, तो वो सब कहाँ पे एक्सेस मिल सकती है हमें, वो हमें हमारे क्लाउड से एक्सेस हो सकती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, हमारे स्मार्टफोन्स भी, हमारे टैबलेट्स भी हमें ये कह सकता है एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन जो है अपने बैकअप के लिए, मान लो आपने डिलीट कर दी, पर ऐसे बैकअप अगर आपको वो स्टोर करके रखनी है तो आप उसे क्या कर सकते हो, अपने क्लाउड में सेव करके रख सकते हो। तो वो क्या है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो इतने महान लोग हैं कि हमें फ्री में ये सारी चीजें दे देंगे, यहाँ पे आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। तो जैसे हम अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे आपको भी पे करना पड़ेगा और आप इस सर्विस का यूज कर रहे हो। तो ये ऐसा बैकअप क्या करता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन को भी ऐसा जो है अपने पास स्टोर करके रखेगा। तो जैसे आपकी पिक्चर्स हो गई, आपकी फाइल्स हो गई, आपके कुछ और काम होगा जो आपको सेव करके रख रहे थे पर आपने डिलीट कर दिए, तो आपके क्लाउड में सेव हो जाते हैं और जब आपको उसकी जरूरत होती है तो आप उसे वहां से निकाल लेते हैं। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये क्या करता है, बहुत ही बड़ा काम है, मतलब बड़ा काम इन द सेंस कि बहुत ज्यादा काम की चीज है कि ये क्या करती है, हमारी जो बिगर एप्लीकेशंस है उनको लार्ज अमाउंट में जो डेटा है उस सबको वहाँ पे स्टोर करके रखती है विदाउट हैविंग रिक्वायर्ड स्टोरेज। अगर हमारे पास उतनी स्टोरेज नहीं है तो अपने क्लाउड में उसे सेव कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आगे के लिए उसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर्स एज लॉन्ग एज दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट बिसाइड अदर न्यूमरस फीचर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स कॉस्ट इफेक्टिव ऑन डिमांड रिसोर्सेज। यानी कि अगर हमें क्या करना है, अपने कंप्यूटर से मान लो हमें कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है तो हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर सकते हैं। और कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, एकदम एक जो रीजनेबल प्राइस होना चाहिए उसी प्राइस पर आपको क्या मिलता है, ये फीचर आपको मिलता है। और ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपने जितनी भी इफेक्टिव काम है, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आपका डेटा है वो आप स्टोर करके इसमें रख सकते हो। तो ये यहाँ पे क्या है, रीजनेबल कॉस्ट आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो और अपने डेटा को स्टोर करके अपने पास में रख सकते हो। जो क्लाउड सर्विस है वो यहाँ पे किस तरह से काम कर रही है तो इसे देख लेते हैं। क्या हम बेटर वे हमें अगर समझना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरह से काम कर रही है तो उसकी सर्विस को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, उसके 3 स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं जो कैटेगरी हमें यहाँ पे दे रखी है। पहला क्या है, पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस IaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस PaaS एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS। तो यहाँ पे हमें 3 चीजें अगर पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है भला वो काम किस तरीके से कर रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना A पॉइंट। तो इसमें क्या कर रखा है, इसमें दिया है द IaaS प्रोवाइडर्स कैन ऑफर डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज सर्वर्स, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज एंड बैकअप फैसिलिटी, नेटवर्क कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और एनी अदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूजिंग IaaS फ्रॉम द क्लाउड। अ यूजर कैन यूज हार्डवेयर infrastructure located at a remote location to configure, deploy and execute any software application on that cloud infrastructure. They can outsource the hardware and software on a demand basis and pay as per the usage. Thereby they can save the cost of software, hardware and other infrastructure as well as the cost of setting up, maintenance and security। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस IaaS है ये क्या करता है, ये यहाँ पे ऑफर करता है कि आप क्या कर सकते हो, अपने जो डिफरेंट आपके कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि आपके सर्वर्स, आपके वर्चुअल मशीन्स, आपके स्टोरेज, बैकअप फैसिलिटीज, आपके नेटवर्क कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो इन सब का यहाँ पे क्या करते हैं, इन सब का काम हमारा IaaS से कनेक्टेड होता है। जो हमारा IaaS को यूज करते हैं, IaaS को यूज करता है तो वो क्या करता है, अपने क्लाउड में अपने यूजर को क्या करते हैं, अपना एक हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लोकेट करके देते हैं। मान लो कि इसमें क्या होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो हमारे क्लाउड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है और वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब आपको आप कहीं पर भी प्रेजेंट हो तो वहाँ पे से आप क्या कर सकते हो, अपने हार्डवेयर से, अपने सॉफ्टवेयर से वहाँ पे उसका डिमांड कर सकते हो एज पर द यूजेज। अब आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपके कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, अब वहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आपकी अपने यहाँ पे अपने सर्वर से आपने क्या किया कि IaaS से अपना सारा काम अपने उसमें स्टोर कर लिया, अपने क्लाउड कंप्यूटिंग में अपने सारा जो डेटा है वो आपने स्टोर करा के रख रखा है। अब आप कहीं पर प्रेजेंट हो, अब आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपने अपनी कॉस्ट दी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो मेंटेनेंस है, जो उसकी सर्विस फैसिलिटीज है तो वो आपका IaaS देगा। यानी कि अगर आपने अपनी कॉस्ट
कॉस्ट पे करी है तो आपके डेटा को स्टोर करके रखना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए रखना, उसको मेंटेन करके रखना, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, तो वो सारा काम कौन करता है? वो सारा काम करता है हमारा IaaS। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो PaaS है ये क्या काम करेगा? ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है बाय द क्लाउड, क्योंकि हम क्लाउड कंप्यूटिंग का ही काम कर रहे हैं, तो सॉरी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं और उसी के पार्ट्स हैं। सो वेयर अ यूजर कैन इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट एन एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर सेटअप। यानी कि प्लेटफॉर्म पे एज अ सर्विस PaaS में क्या है कि यहाँ पे अगर हमारे यूजर को कुछ इंस्टॉल करना है, क्योंकि उसने क्लाउड कंप्यूटिंग को पैसे दे रखे हैं, स्टोरेज उसको आप स्टोर करने का काम हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग का है, क्लाउड उसको ध्यान रखेगा। तो इसलिए अब हमें अगर कुछ स्टोर करके रखना है अपने पास में तो हम बिना डरे बिना घबराए क्या कर सकते हैं? उस चीज को अपने इस सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास में स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि अब जो सारी चीजें सेटअप होने वाली है वो हमारे क्लाउड में होने वाली है। तो ये हमारा PaaS है वो क्या कराता है? एक प्लेटफॉर्म, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है कि हम उसमें क्या कर सके, नई चीजों को डेवलप कर सके, नई चीजों को टेस्ट कर सके, डिलीवर कर सके अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को और अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को। तो मान लो कि जैसे आपने वेब एप्लीकेशन यूज करी, जैसे मान लो आपने MySQL यूज किया या पाइथन यूज किया। अब पाइथन तो आप 11th में यूज करोगे, 12th में यूज करोगे, MySQL आपका 12th में आएगा। मान लो कि अगर आपको ये एप्लीकेशन ऑनलाइन चलानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने सबसे पहले वी कैन अवेल अ प्री कॉन्फ़िगर्ड अटैच्ड सर्वर फ्रॉम क्लाउड हैविंग MySQL and Python pre-installed. Thus, we are not required to install MySQL and Python on the cloud, nor do we need to configure the web server. Apache Linux PaaS, the user has complete control over the deployed application and its configuration. It provides a deployment environment for developers at much a reduced cost, lessening the complexity of buying and managing the underlying hardware and software. यानी कि PaaS के वजह से IaaS कहता है वो यहाँ पे हमारा काम कर रहा था कि मान लो आपको जो सिक्योरिटी है वो सब देखने का काम कर रहा था। PaaS आपको पूरा पूरा एक प्लेटफॉर्म ही ला कर दे देता है कि मान लो जो आपको पाइथन चलाना है या MySQL ऑनलाइन चलाना है तो उसके लिए आपके पास उसका एक सर्वर जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। पर अगर आप PaaS के थ्रू वहाँ पे चला रहे हो तो आपको इस सब की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि PaaS आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा, जैसा इन्वायरमेंट देगा जहाँ पे आप क्या कर सकते हो बिना कुछ रिक्वायरमेंट के वहाँ पे अपने जो चीजें हैं वो डेवलप कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने आप रिड्यूस कॉस्ट पे आप जैसे मान लो आपने अपना पैसा पे किया क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, वो PaaS आपको मैनेज करके देगा आपका अंडरलाइन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और आप सीधा क्या कर सकते हो, कोई भी चीज वहाँ पे डेवलप कर सकते हो। अगर आपको MySQL में डेटाबेस बना के उसमें टेबल क्रिएट करनी है तो आप कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये इस तरह से आपके लिए काम करता है। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS क्या है हमारा? SaaS प्रोवाइड ऑन डिमांड एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजुअली रिक्वायर अ लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन बाय द यूजर व्हाइल यूजिंग गूगल डॉक, Microsoft Office 365, Dropbox एक्सेट्रा टू एडिट अ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। यानी कि इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे जैसे आपने पैसे पे करें तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है, लाइसेंस हम कह सकते हैं लेना पड़ता है SaaS को यूज करने के लिए। इसमें यहाँ पे क्या आपका ऑन डिमांड एक्सेस, अगर आपको कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे एक्सेस करना है तो वहाँ पे आपको उसके लिए उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मान लो कि आपने गूगल डॉक्स यहाँ पे ओपन करे, Microsoft Office 365 ओपन किया या Dropbox ओपन किया, तो वहाँ पे आपको जाकर अपना कोई डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन वहाँ पे आपको एडिट करना है तो उसका आप यूज करोगे SaaS से, और SaaS यहाँ पे हमारा किस में अंदर आता है, हमारे क्लाउड में, तो क्लाउड के लिए पहले पैसे देने पड़ेंगे, तो उसकी तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जो यूजर है उसको कुछ भी इंस्टॉल करने की, कोई भी चीज कॉन्फ़िगरेशन करने की, इस सब की जरूरत नहीं है। वो सीधा क्या कर सकता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से वहाँ पे अपना काम कर सकता है। लाइक जैसे हमारा PaaS में था, PaaS में था कि उसमें क्या होता है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको कोई कुछ चीजें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सर्वर की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, सीधा जो है सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है एक्सेस। और PaaS है जिस तरह से हम सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करके अपना काम कर रहे थे, प्लेटफॉर्म का जो है मजा उठा रहे थे, तो बिल्कुल उसी तरह SaaS में भी हमें क्या करना पड़ता है। यहाँ पे इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्टैंडर्ड सर्विस मॉडल्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ऑन डिमांड अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने प्लेटफॉर्म, अपने सॉफ्टवेयर का यूज करके अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जिसमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि इन ऑर्डर टू यूटिलाइज एंड harness the benefit of cloud computing, Government of India has embarked upon an ambitious initiative, GI Cloud, which has been named as मेघराज http://cloud.gov.in। यानी कि इसमें क्या रखा है, जैसे कि हम जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसको काफी ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हमें थोड़े से पैसे पे करने हैं, या मान लो कि वैसा सब्सक्रिप्शन काम करता है, उसको पे करने के बाद हमें क्या मिलता है, सारी फैसिलिटीज मिलती है। आपको सिक्योरिटी की फैसिलिटी मिलेगी, दूसरी साथ आपको यहाँ पे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, आप अपने कोई भी चीज डेवलप करना चाहते हैं तो आप उसमें
डेवलप कर सकते हो PaaS में, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में। यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आपको एडिट करना है तो उन सब का काम यहाँ पे आपको उन सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको बाकी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, उनका कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको सिर्फ सीधा जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अपना काम एक्सेस कर सकते हो और अपने एप्लीकेशंस को जो है यहाँ पे आप एक्सेस करके काम करवा सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, काफी ज्यादा हमारे डिमांड में रहते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे क्या करा है, अपनी एक वेबसाइट निकाली है जो हमारी http://cloud.gov.in है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ बात करते हैं हमने ग्रिड कंप्यूटिंग की। तो ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है, ग्रिड कंप्यूटिंग के बाद हम क्या पढ़ेंगे, ग्रिड कंप्यूटिंग में ब्लॉकचेन पढ़ेंगे और ब्लॉकचेन के बाद जो पूरा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं कि ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है। ग्रिड कंप्यूटिंग इज अ कंप्यूटिंग नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकल डिस्पर्स्ड एंड हेटेरोजेनियस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज एज शोन इन फिगर। जैसे मान लो कि ग्रिड रिसोर्सेज या ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है कि आप जियोग्राफिकल लेवल पर क्या हो, अलग अलग जगहों पर बैठे हो, तो उसकी वजह से क्या है, अब आप सारी इन्फॉर्मेशन एकदम से वैसे ही सेंड नहीं कर सकते जैसे अपने दोस्त को सेंड करते हो। आप और आपका दोस्त एक ही जगह पर बैठा हुआ है, पर मान लो कि अगर क्या है आप जियोग्राफिकली थोड़े अलग अलग जगहों पर बैठे हो तो वहां पर फिर क्या हो सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हेटेरोजेनियस कंप्यूटेशनल रिसोर्स यहाँ पे आपको देखेंगे। ग्रिड कंप्यूटिंग है, उसकी आपको साइड में एक इमेज भी शो कर रखी है। तो इसका प्राइमरी फोकस क्या होता है, इज टू प्रोवाइड सर्विस। इसका प्राइमरी फोकस है कि ये क्या करे, सबको एक सर्विस प्रोवाइड करे जिसमें क्या है, जो हमारे एप्लीकेशंस हैं उन सबको हम यूज कर सके, उन सबके सेंसेस को हम यहाँ पे क्रिएट कर सके, और सुपर कंप्यूटर्स यहाँ पे भी यूज होते हैं। सो कह सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट रिसोर्सेज आर कॉल्ड नोड्स। दीज डिफरेंट नोड्स टेम्परेरीली कम टुगेदर टू सॉल्व अ सिंगल लार्ज टास्क एंड टू रीच अ कॉमन गोल। यानी कि जब ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ग्रिड कंप्यूटिंग का जो प्राइमरी फोकस है वो है कि वो क्या कर सके, अपने जो टास्क है परफॉर्म कर सके, या ऐसा कह सकते हैं कि उसको जो प्राइमरी फोकस है वो एक सर्विस प्रोवाइड करने का है। तो जब हम ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं तो उनका काम है कि हम क्या कर सके, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट रिसोर्सेज हैं जिनको नोड्स कहते हैं, तो ये अलग अलग नोड्स जो है वो टेम्पररी कभी कभी क्या करते हैं, साथ में आते हैं और एक बड़े टास्क को, एक सिंगल बड़े टास्क को परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो इनका यही काम है, यानी कि अगर हमें एक लार्ज टास्क को परफॉर्म करवाना है तो हमें ज्यादा डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, ऑब्वियस बात है। तो उसमें क्या करते हैं, हम अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करके साथ में एक ही सिंगल टास्क को परफॉर्म करने का काम करेंगे। तो नाउ डेज जो हमारे कंप्यूटेशनल नोड्स हैं वो क्या है, काउंटलेस है, क्योंकि बहुत सारे हैं, और ये सारे हमारे क्या है, मोबाइल डिवाइसेस, पर्सनल कंप्यूटर्स, हमारे वर्क स्टेशन कनेक्टेड टू लैन और इंटरनेट, और फिर ये क्या करते हैं, ये हमारे जो वर्क स्टेशन है ये सारे हमारे साथ में काम करते हैं। इकोनॉमिकली क्या होता है, बहुत ज्यादा फीजिबल होता है टू रीयूज और यूटिलाइज, क्योंकि आप सारे डिवाइसेस एक जगह काम कर रहे हैं तो ये क्या है, इकोनॉमिकली फीजिबल है और इनको रीयूज कर सकते हैं, यूटिलाइज भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो लाइक मेमोरी एज वेल एज प्रोसेसिंग पावर, अब इनकी जो मेमोरी, क्योंकि डिवाइसेस कनेक्टेड है तो इनकी स्टोरेज, उनकी मेमोरी पावर क्या होती है और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम सारा डेटा एक ही डिवाइस में स्टोर नहीं कर रहे हैं, हम सारे डेटा को साथ में डिवाइस में, सारे अलग अलग डिवाइसेस में स्टोर कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास जो फैसिलिटीज है वो इंक्रीज हो जाती है। अब ग्रिड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ग्रिड यहाँ पे दो टाइप का हो सकता है। एक डेटा ग्रिड हो सकता है जो हमारा मैनेज करता है लार्ज और डिस्टर्ब्ड डेटा को, और दूसरा यहाँ पे हमारा CPU और प्रोसेसर्स ग्रिड हो सकते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, प्रोसेसिंग इज मूव्ड फ्रॉम वन PC टू अनदर एज नीडेड और लार्ज टास्क इज डिवाइडेड इनटू सब टास्क। यानी कि यहाँ पे जो डेटा ग्रिड है वो क्या करेगा, मैनेज करेगा लार्ज जो भी हमारा डिस्टर्ब्ड हुआ है डेटा उस सबको चेक करेगा, और यहाँ पे मल्टी एक्सेस, हम मल्टी यूजर्स को एक्सेस प्रोवाइड करेगा। CPU और प्रोसेसर ग्रिड क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोसेस करता है और जो PC है एक PC से दूसरे PC में लार्ज टास्क को क्या करता है, डिवाइड करके सब टास्क बना करके आपस में डिवाइड करके अलग अलग PCs को सेंड करता है ताकि छोटे छोटे कामों को ये क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो डिफरेंट होती है हमारी IaaS क्लाउड सर्विस से। ये क्या करते हैं, इन केस ऑफ IaaS क्लाउड सर्विस देयर इज अ सर्विस प्रोवाइडर हु रेंट द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू अ यूजर। यानी कि IaaS सर्विस में क्या होता है कि हमें एक सर्विस प्रोवाइड हो रही है कि हमें अगर कुछ भी डेवलप करना है, हमें एक सिक्योरिटी मिलती थी, अगर हमें कुछ डेवलप करना है तो हम डेवलप कर सकते हैं। पर IaaS में यहाँ पे क्या है, एक दूसरी चीज भी थी कि अगर मान लो हमें कोई सर्विस प्रोवाइडर है, अब हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम तो पैसा दे दिए, तो फिर जो हमारा IaaS है वो क्या करेगा, उसे एज ए रेंट के लिए यूज करेगा और फिर हमें अपने यूजर को लाकर वो दे देगा वो प्लेटफॉर्म, वो इंफ्रास्ट्रक्चर। पर वेयर एज ए ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटिंग नोड्स होते हैं जो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और एक कॉमन कॉम्पिटिशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से काम होता है। टू सेट अप अ ग्रिड बाय कनेक्टिंग न्यूमरस नोड्स इन टर्म्स ऑफ डेटा एज वेल एज CPU, the middleware is required to implement the distributed processor at architect global toolkit http toolkit.global
रोबस और ORG टूल किट। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि जैसे जो IAS था वो क्या कर रहा था, वो यहाँ पे इस तरह से काम कर रहा था कि अगर हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो वो क्या करेगा, उसे रेंट पर लाकर अपने यूजर को दे देगा, कुछ टाइम के लिए उसे वो सर्विस प्रोवाइड कर देगा। पर यहाँ पे जो हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग है वो क्या करता है, वो यहाँ पे हमारे बहुत सारे नोड्स को कनेक्ट करके एक ही कॉमन प्रॉब्लम देता है कि अब आपको नए नए टास्क नहीं परफॉर्म करने, कुछ नया क्रिएट नहीं करना, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी जा रही है, आपको उसे सॉल्व करना है। तो वो जो एक प्रॉब्लम है, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने का काम करता है। तो यहाँ पे हमें एक वेबसाइट भी दे रखी है कि हमारे गोबलेस टूल किट की, तो वो यहाँ पे हमारी क्या है, एज सॉफ्टवेयर यहाँ पे काफी ज्यादा यूज होते हैं जो हमारे ग्रिड्स को बिल्ड करने का काम करती है। तो आई होप समझ में आएगा। इट इंक्लूड्स, हमारा इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें हमारा सॉफ्टवेयर फॉर सिक्योरिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, फॉल्ट, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। अब लास्ट टॉपिक पढ़ रहा है ब्लॉकचेन्स। ब्लॉकचेन्स क्या हमारी ट्रेडिशनली वी परफॉर्म डिजिटल ट्रांजैक्शंस बाय स्टोरिंग डेटा इन अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एंड द ट्रांजैक्शंस परफॉर्म्ड आर अपडेटेड by one on the database. That is how the ticket booking website or bank operates. However, since all the data are stored on a central location, there are chances of data being hacked or lost. ब्लॉकचेन्स को समझे तो हमें पहली चीज क्या समझनी पड़ेगी कि मान लो अगर हम डिजिटली क्या करते हैं, ट्रांजेक्शंस परफॉर्म करते हैं, हम कुछ भी काम, अब तो हम सब कुछ डिजिटली करते हैं, तो हमारा सारा डेटा क्या है, सेंट्रलाइज डेटाबेस में स्टोर होता रहता है। तो जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं वो जैसे जैसे परफॉर्म होती जा रहे हैं, तो वैसे वैसे वो सारा डेटा जो है अपडेट होता जा रहा है, वन बाय वन सारी चीजें इन्फॉर्म होती रहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा, जैसे हमारे जो बैंक्स जो हमारे ऑपरेट करते हैं, अगर हमें कोई चीज बुक करनी है तो वो वेबसाइट जिस तरह से ऑपरेट करती है, तो वो सेम ही वे में ऑपरेट करेंगी। सारी चीजें हमारे सेंट्रलाइज डेटाबेस में स्टोर होती रहती है और जैसे जैसे नई नई चीजें आती रहती है वो उसमें एड ऑन होती रहती है, अपडेट होती रहती है। पर अगर इसी तरह से काम होता रहता है, इसी तरह से एक ही जगह पे सारा डेटा स्टोर होता रहता है, तो उसके काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो डेटा हैक हो सकता है और सारा का सारा डेटा हमारा लॉस्ट भी हो सकता है। तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हमारी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन खराब हो जाएगी। सो द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन लाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सारा डेटा एक ही जगह पे स्टोर करते रहेंगे, सेंट्रलाइज कर देंगे सारी चीजों को, नहीं। उसका काम है कि हम क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइज करेंगे, अलग अलग जगह पे स्टोर करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे पर्टिकुलर जगह पे स्टोर कर दिया और जो चीज वहां पे स्टोर हो गई अब सारी चीजें वहीं स्टोर होंगी। अगर एक चीज, मान लो 10 चीजें हैं वो यहीं स्टोर हो गई, तो एक बार में अगर हैक हुआ तो सब 10 की 10 चीजें चली गई मेरे हाथ से। सेंट्रलाइजेशन का ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए जो ब्लॉकचेन है वो डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं कि हम अलग अलग स्टोर करेंगे, तो हैकिंग करने के दौरान सारी इन्फॉर्मेशन सारी नहीं जाएगी, तो इसलिए ब्लॉकचेन का यूज होता है। ब्लॉकचेन यहाँ पे क्या करती है, फिर हमारा एक सिक्योर्ड चंक बनाती है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन आ गई तो अब यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमारा एक सिक्योर्ड चंक बनता है, हमारे पास वैलिड ट्रांजेक्शंस होती है। अब यहाँ पे हमारा जो ईच ब्लॉक है सम डेटा कॉल्ड इट्स हेडर, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अब यहाँ पे हमारे हर ब्लॉक के पास में कुछ डेटा स्टोर होता है जिसे हम हेडर कहते हैं, which is visible to every other node while only the owner has to access the private data of the block. Such block from a chain called blockchain as shown in figure। यानी कि अब जैसे हमारा जो डेटा है वो अलग अलग जगह पे स्टोर हो गया, अब हमारे पास हर नोड के पास क्या है, उसका एक हेडर है। पर अगर हमें क्या करना है, अगर हमें जो मेन इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि अगर हमें सच ब्लॉक्स फ्रॉम अ चेन, यानी कि अगर हमें कुछ प्राइवेट डेटा, कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो वो जो हमारा ब्लॉक है वो हम अपनी चेन से निकालेंगे और उस ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन कहते हैं। ये ब्लॉकचेन यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, हमारे सिस्टम को अलाउ करती है कि हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करें, मेंटेन करें एक सिंगल अपडेट को, और सब चीज सिक्योरिटी है उसको और ज्यादा बेहतर करें। सो ईच कंप्यूटर और नोट दैट पार्टिसिपेंट इन द ब्लॉकचेन रिसीव अ फुल कॉपी ऑफ द डेटाबेस। तो जितने भी कंप्यूटर्स हमारे ब्लॉकचेन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ब्लॉकचेन को पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन सबको डेटाबेस की फुल कॉपी मिलती है और फिर क्या करते हैं, फिर वो उसको मेंटेन करके रखते हैं, उसको अपडेट करके रखते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या रहती है, फिर ऐसा सेफ रहती है, एक जगह स्टोर नहीं हुई, अलग अलग जगह पे अलग अलग नोड्स में सेफ हो रखी है और फिर वो सबके पास उसकी कॉपी चली जाती है। तो फिर वो क्या है, ऑथेंटिक ट्रांजेक्शन जितनी भी परफॉर्म हुए वो सारी सेफ और सिक्योर हमारे पास में रखी रहती है। सो द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज द डिजिटल करेंसी, यानी कि जो सबसे ज्यादा सेफ और मोस्ट पॉपुलर जो हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो हमारी डिजिटल करेंसी ही है। क्योंकि ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे पैसे रखे हैं, जो हमारी करेंसी है, वो क्या है, यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में सबसे ज्यादा यहाँ पे ब्लॉकचेन में अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सारा नेचर है वो डिसेंट्रलाइज्ड है और यहाँ पे सिक्योरिटी भी है। तो यहाँ पे हम इंश्योर कर सकते हैं क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी भी होती है। आपके पास में अपने अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो आपको पता होगी, कितने पैसे निकाले उसकी इन्फॉर्मेशन भी होगी, साथ ही साथ में आपने वो पैसा यूज कर क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन भी होगी। तो इसलिए ये क्या है, एक बेहतर तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, केयर बेटर data sharing between healthcare providers would result in a higher probability of accurate diagnosis, more effective treatment, and the overall increased ability of
हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर कॉस्ट इफेक्टिव केयर। जैसे अगर हमारा हेल्थ केयर है तो वो क्या करता है, अगर एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है तो क्या करेगा, बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, हमें बेहतर तरीके से डायग्नोज करेगा। तो यहाँ पर मैं इसकी बात नहीं कर रही कि हमें अपना हेल्थ फैसिलिटी किस तरह इंक्रीज करनी है, मैं बात कर रही हूँ कि जैसे अगर हमारे पास अगर पोटेंशियल है तो हम क्या कर सकते हैं, लार्ज रजिस्टर्स रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, इधर उधर करने की जगह, उनको घुमाने की जगह, अगर वो लॉस्ट हो जाए या हैक हो जाए तो इस सब चीज़ों से बचाने की जगह हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉकचेन के साथ क्या कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। तो ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वोट alternations and other issues. Since everything gets stored in the ledgers, voting can become more transparent and authentic. The blockchain technology can be used to diverse sectors such as banking, media, telecom, travel and hospital and other areas. यानी कि ब्लॉकचेन किस तरह से काम आ रहा है कि जैसे अगर आपके अलग अलग फील्ड्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं, तो उन सब की इन्फॉर्मेशन अगर एक ही जगह स्टोर हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसलिए ब्लॉकचेन क्या करेगा, जितने भी अलग अलग सेक्टर्स हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन अलग अलग स्टोर करके रखते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, सिक्योरिटी बढ़ जाए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए और इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाए। तो इसलिए हमारे ब्लॉकचेन क्या है, यहाँ पे काम आते हैं। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।